हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग जीएस निधि बुक का कंप्लीट पीडीएफ देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे पाषाण काल से हम लोग हिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आप सभी को कंप्लीट जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं, पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या सिंधु घाटी सभ्यता, हिस्ट्री के लगभग हम लोग जितने भी पॉइंट हैं सभी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल के माध्यम से सभी बुकों के पीडीएफ यहाँ पे सॉल्व करवाए जाते हैं, रिवीजन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पाषाण काल में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। इसमें बताना है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल। तो ए विकल्प ही आपका यहाँ पे सही हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा पाषाण काल की समयावधि क्या है और मध्य पाषाण काल की समयावधि और नवपाषाण काल की समयावधि, और उसके बाद है अतः प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है भीमबेटका। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो भीमबेटका की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। पूरा पाषाण काल स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं से भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका अवस्थिति अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश। और इसके बाद है भारतीय पुरातत्ववेत्ता वी.एस. वाकड़कर ने प्रथम बार भीमबेटका गुफा को देखा था तथा उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को भी खोजा था। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप और जॉन मार्शल। और इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है मार्टिमर व्हीलर। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इनका जन्म जो है वो 1814 में लंदन में हुआ था। इनको ब्रिटिश अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना की। ये इसके पहले महानिदेशक भी बने। अगला प्रश्न है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लघु, मध्य और यहाँ पे पूरा पाषाण काल। तो इसमें पूरा पाषाण काल बी विकल्प आपका सही हो जाता है। औजार सबसे पहले पूरा पाषाण में पाए गए थे और पूरा पाषाण काल में मानव गुफाओं में रहता था और पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार हुआ करता था। आगे इसमें पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि रॉबर्ट ब्रूस पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा भारत में 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म, पौधे, चट्टानें या इनमें से कोई नहीं? तो जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं। जीवाश्मों और पुरातात्विक नमूनों की आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग की खोज विलियर्ड लिबी ने की थी। अगला प्रश्न है, उच्च पुरापाषाणकालीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्मदा मध्य प्रदेश से और सोन घाटी मध्य प्रदेश से और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से या गोदावरी घाटी उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे, उच्च पूरा पाषाणकालीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश की बेलन नदी की घाटी में हुई है और बेलन घाट की खुदाई G.R. शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। अगला प्रश्न है, संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी 8000 वर्ष पहले, 7000, 6000, 5000। तो 7000 वर्ष पहले जो है वो मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं कि मेहरगढ़ एक नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ फसल उत्पादन का प्रमाण मिलता है। लगभग 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। बुर्ज होम नवपाषाण स्थल डैश में स्थित है? कर्नाटक में, गोवा में, मिजोरम में या जम्मू और कश्मीर में? तो जो बुर्ज होम की बात करें तो वो जम्मू और कश्मीर में। और इसमें पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं कि नवपाषाणकालीन स्थल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम में अनेक गर्तावास, मृदभांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं और मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी बुर्ज होम से ही प्राप्त हुआ है। 9वां प्रश्न देखते हैं कि मध्य पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किन जानवरों को पालतू पशु बनाया था? गधों को, घोड़ों को और कुत्तों को या भेड़ों को? तो कुत्तों को इन्होंने सबसे पहले पालतू पशु बनाया था। और इसके पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं कि मध्य पाषाण कालीन लोगों ने सबसे पहले कुत्तों को पालतू पशु बनाया था।
पाषाण काल उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। आगे यहाँ पे है 10वां प्रश्न है, होमो इरिक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनोरा, नर्मदा घाट में होशंगाबाद, सोन घाट में बागोर और बेलन घाट में बांस घाट। तो नर्मदा घाटी में हथनोरा जो है इरेक्टस कपाल जो है वह यहाँ से प्राप्त हुआ था। हथनोरा मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित हथनोरा में होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला था। होमो इरेक्टस प्लीस्टोसीन काल से मनुष्य की प्रजाति थी। हथनोरा में प्राचीन मानव अवशेषों की खोज 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो इसमें नवपाषाण काल, पुरापाषाण, ताम्र या मध्य। तो ये नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित प्राचीनतम नवपाषाणकालीन बस्ती मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत है। और इसमें आप देखेंगे कि नवपाषाण काल के प्रमुख औजार पत्थर की कुल्हाड़ी थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलेक्जेंडर बर्न्स ने उत्तर प्रदेश के सोहागी घाट में भारत की प्रथम शैल चित्र की खोज की थी। इसमें आपको बताना है कि मध्य पाषाण काल में, ठीक है। भीमबेटका शैल चित्रों की खोज उस समय हुई जब पुरातत्वविद V.S. वाकड़कर ने भोपाल में इटारसी की यात्रा करते हुए रेलगाड़ी की खिड़की से शैल देखे तथा उस स्थल का अन्वेषण करने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन पर उतर गए। अगला है, उड़ीसा के शैल कला में चित्र और उत्कीर्ण एक ही शैलाश्रय में विद्यमान नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाता है वो भीमबेटका शैल चित्रों की खोज उस समय हुई जब पुरातत्वविद V.S. वाकड़कर ने भोपाल से इटारसी की यात्रा करते हुए रेलगाड़ी की खिड़की से शैल देखे तथा उस स्थल का अन्वेषण करने के लिए वहां के निकटतम स्टेशन पर उतर गए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 13वां प्रश्न हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पे पाषाण काल यहाँ पे खत्म होता है, पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं जिसमें भी प्राचीन इतिहास से प्रश्न आ रहे हैं उसमें ये पूछा ही जाना है। तो पहला इसमें प्रश्न है, 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों डैश ईंटों से बनाया गया था। पक्की मिट्टी की, लाल या बलुआ पत्थर की। तो ये पक्की ईंटों से बना हुआ था। इसमें यहाँ पे देख लेते हैं कि लोथल से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य दिए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। खोजकर्ता इसके थे डॉक्टर S.R. राव। अब स्थित इसकी है अहमदाबाद, गुजरात, भोगवा नदी के तट पर। लघु हड़प्पा के उपनाम है इसके। और लोथल के प्रमुख वस्तुएं फारस की मुहर, 3 युगल समाधियाँ, बाजरे एवं धान के साक्ष्य। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में है? इसमें आपको बताना है तो हड़प्पा, काली आलमगीरपुर, लोथल या कालीबंगा। तो हड़प्पा जो है वो इस समय पाकिस्तान में है। आगे देखते हैं यहाँ पे कि इसकी अवस्थिति क्या है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो हो जाएगा वो मोंटगोमरी पाकिस्तान, आलमगीरपुर मेरठ में है। और कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान, लोथल अहमदाबाद गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। और बी है, इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। विशाल स्नानागार के बारे में बताना है तो इसमें है, इसका उपयोग शहर की पानी की टंकी के रूप में किया जाता था। और इसके बाद है, इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था। इसमें आपका हो जाएगा धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। इसमें आपको गलत बताना था, इस वजह से ये हो जाएगा। और इसमें देख लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में एक अद्भुत निर्माण विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्नानागार के उत्तर तथा दक्षिण में तालाब में उतरने के लिए 9 सीढ़ियां बनाई गई थी। और यह स्नानागार लगभग 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर। ए विकल्प आपका सही हो जाता है। और इसमें देखेंगे यहाँ पे नदी कौन सी नदी के किनारे ये स्थित थे। अब बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, आलमगीर
पुर, हिंडन, कालीबंगा घग्गर के बगल, और लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज, सूतकांगेडोर, दास्क नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितनी थी? तो इसमें यह 11 सेंटीमीटर की थी। और अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल द्वारा किसके द्वारा खोजा गया है? तो यहाँ पे हो जाएंगे राय बहादुर दयाराम साहनी। डी विकल्प हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। अगला है, यहाँ पे पॉइंट में देख लेंगे, हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी। इसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। यहाँ पे बात होगी तो राखाल दास बनर्जी, आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा, लोथल SR राव, और कालीबंगा BK थापड़ तथा BB लाल। हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा डैश नदी के तट पर स्थित है? रावी, गंगा, सिंधु या चिनाब? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे हो जाएगा, ए विकल्प। और किस नदी के तट पर स्थित है, फिर से यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं। जैसे हड़प्पा हो जाएगा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, आलमगीरपुर हिंडन, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज, और सूतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर स्थित है। अगला देखते हैं, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, बिहार, गुजरात? तो ये गुजरात में स्थित है सुरकोटदा। ठीक है, यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाता है। और इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ये कई बार पूछा भी जाता है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। और गुजरात में स्थित धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1967 से 68 में JP जोशी ने की थी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा किसने लिया है? तो यहाँ पे डी विकल्प आपका हो जाएगा, M व्हीलर ने किया है। इसका यहाँ पे देख लेंगे, M व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। M व्हीलर ने अपने कार्यकाल के दौरान हड़प्पा, अरिकामेड तथा ब्रह्मगिरी जैसे ऐतिहासिक स्थलों की भी खुदवाई करवाई थी। आगे वो यहाँ पे है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1861 के अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कनिंघम इसके प्रथम महानिदेशक भी थे। आगे है 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो राखीगढ़ जो हो जाएगा वो आपका हरियाणा में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राखीगढ़ हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा। और इसके बाद धौलावीरा गुजरात में। और कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान जो है वो धौलावीरा में मिला हुआ है। अगला 23वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? सीसा, लोहा, सोना या कांस्य? तो कांस्य को। और यहाँ पे इसके देख लेते हैं, सिंधु घाटी के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे एवं टिन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। रेडियो कार्बन 14 विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। आगे है, मोहनजोदड़ो का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। तो सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला जो है वो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। और इसमें यहाँ पे पॉइंट देख लेंगे। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। हड़प्पा स्थल की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी। ये कई बार पूछा जाता है कि इसकी सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक अर्थात पिक्टोग्राफ। अगला है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो यहाँ पे खरोष्ठी जो है वो आपकी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेस को जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वो प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में है। लेकिन इसके दो अपवाद हैं। सबसे पहले शाहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा अभिलेख जो है ये खरोष्ठी में लिखा गया है।
अगला है पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो का प्राचीन सभ्यता स्थल है? बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तून और पंजाब। तो सिंध प्रांत यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट इसके दिए गए हैं कि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान के खोजकर्ता राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण स्मारक के साक्ष्य बृहद स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता प्रांत पंजाब प्रांत पाकिस्तान की खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 हड़प्पा से प्राप्त महत्वपूर्ण स्मारक साक्ष्य विशाल अन्नागार। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से बात करें तो विशाल स्नानागार, लेकिन हड़प्पा से बात करेंगे तो विशाल अन्नागार। और हड़प्पा सभ्यता का समय शासनकाल 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व रेडियो कार्बन 14 डेटिंग के आधार पर। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा है? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या धौलावीरा। तो लोथल यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाता है। और लोथल अहमदाबाद गुजरात हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल एक डाक यार्ड, जहाजों की गोदी भी कहा जाता है इसको। और कालीबंगा गंगानगर राजस्थान के उत्खनन करता है, इसके बी लाल व बी के थापर है। और इसके बाद धौलावीरा की बात करें तो गुजरात और इसके गुजरात में है और इसके खोज करता है जेपी जोशी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें आपका ए विकल्प सही हो जाता है। इसके बारे में जब यहाँ पे देखेंगे कि इसकी सभ्यता का अपने नियोजन के लिए, तो नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता में सीधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और फिर इसके बाद मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष नर्तकी की मूर्ति, कांसे की विशाल स्नानागार, पशुपतिनाथ की मूर्ति मुद्रा पर अंकित। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, लोथल को या राखीगढ़ी को। तो मोहनजोदड़ो को जो है वो सिंध का बाग कहा जाता था। और मोहनजोदड़ो को सिंध के नकलिस्तान के रूप में भी जाना जाता था। और फिर इसके बाद नदी और उसका हड़प्पा स्थल कौन कौन सा है? तो यहाँ पे बात करते हैं तो हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीगंगा घग्गर, लोथल भोगवा, आलमगीरपुर हिंडन और रोपड़ जो है वो सतलुज नदी के किनारे। आगे बात करते हैं निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ठीक है, और इसमें आपको बताना है हड़प्पा। इसमें देखेंगे हड़प्पा की बात करें तो जुता हुआ खेत, ये जो है वो आपका, हाँ ये आपका हड़प्पा हो जाएगा। सवाधान, लोथल गोदी, नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो जुता हुआ खेत। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है वो नर्तकी की मूर्ति, जैसे मैंने अभी जब एक्सप्लेन किया था तभी बता दिया था। और इसके बाद बात करते हैं कालीबंगा, तो कालीबंगा जुता हुआ खेत, लोथल जो हो जाएगा लोथल गोदी, और हड़प्पा जो है वो सवाधान। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो की बात करें, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति और बृहद स्नानागार, कालीबंगा अग्नि वेदिकाएं, जुता हुआ खेत, लोथल से गोदी फारस की मुहर और हड़प्पा से सवाधान R37 अन्नागार। रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान, लोथल तथा आलमगीरपुर में स्थित प्रमुख हड़प्पाई स्थल हैं। फिर अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, किस स्थान पर हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? लोथल और बनावली, दैमाबाद और कालीबंगा। तो दैमाबाद से जो है वो एक रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। दैमाबाद जो कि एक हड़प्पा स्थल है, रथ की मूर्ति पाई गई थी। दैमाबाद हड़प्पा का दक्षिणतम स्थल है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा। तो जौ, और इसमें देख लेते हैं जौ मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किए जाने वाला अनाज था। वैश्विक रूप से सर्वप्रथम जौ को 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया में मानव द्वारा उगाया गया था। अगला पॉइंट है, नवीनतम शोधों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य लहुरा देव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से मिले हैं। यहाँ 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गौरतलब है कि इन नवीनतम शोधों के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान था। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगला जो आपका यहाँ पे टॉपिक होता है वो वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसमें आपका पहला प्रश्न है जो 33वां है, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? अस्कनी, विपाशा, परुष्णी या वितस्ता।
वितस्ता। तो परुष्णी जो है वो किसको कहा जाएगा, यहाँ पे रावी नदी को कहा जाता था। प्राचीन नाम क्या है और आधुनिक नाम क्या है, इसको यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले अस्किनी की बात करें तो चिनाब, बिपाशा, ब्यास, वितस्ता, झेलम, परुष्णी, रावी, सदा, नीरा, गंडक, गोमती को गोमल। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में लौह युग को पुरातात्विक रूप से उन संग्रहों द्वारा दर्शाया गया है जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। चित्रित, धूसर, मृदभांड। और फिर अगला है उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड। तो यहाँ पे आपके दोनों विकल्प सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष के सही घटक है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सैफ्ट या लंबा सूणाकार स्तंभ जो कि सही है, और दीर्घ वृत्ताकार शीर्ष भाग, शीर्ष फलक जो कि किसी भी प्रकार के उत्कीर्ण से रहित है। तो इसमें सारनाथ से जो भी हमारा इस समय राष्ट्रीय चिन्ह है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल से पता होना चाहिए। तो शीर्ष फलक के नीचे फैली हुई उल्टी पंखुड़ियाँ, तो ये आपका विकल्प पहला और तीसरा सही हो जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, सिंह स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है भारत की सांस्कृतिक विरासत के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह स्तंभ पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर से बना है और मूल रूप से मौर्य वंश में 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस संरचना में कई घटक हैं जो इसके डिजाइन और प्रतीकवाद के अभिन्न अंग है। सैफ्ट एक बेलनाकार स्तंभ है जो अभिलेख और राजधानी का समर्थन करता है। यह लंबा तथा पतला है क्योंकि यह ऊपर की ओर बढ़ता है और पूरी संरचना के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। आगे है, अभिलेख के नीचे वास्तव में उल्टी पंखुड़ियां हैं जिन्हें अक्सर कमल की पंखुड़ियां कहा जाता है। यह पंखुड़ियां पवित्रता और ज्ञानोदय का प्रतीक हैं तथा डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिंह स्तंभ एक ऐतिहासिक स्मारक ही नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक भी है। भारतीय संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक चिन्ह को अपनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसमें मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद और महाभाष्य। तो यहाँ पे ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना ग्रंथ हो जाएगा और ये ऋचाओं में बद्ध एकमात्र वेद है। रचना काल इसका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। ऋग्वेद काल में 10 कुल मंडल 10 है, सूक्त 10 28 एवं ऋचाएं लगभग 10,600 हैं। अगला प्रश्न है, भारत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है और यहाँ पे एक्सप्लेन जब देखेंगे जो भी एक्सप्लेन इस बुक में किया गया, सर्वप्रथम भरत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। सर्वप्रथम भारत का उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से विकल्प सही हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि भगवत गीता महाभारत का भाग है तथा कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है जो कि सही है। शंकराचार्य हिंदू दर्शन और अद्वैत वेदांत संप्रदाय से जुड़े हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें अभी विभिन्न देवताओं को समर्पित स्रोतगान शामिल है। नाट्य शास्त्र जिसका श्रेय ऋषि भरत को दिया जाता है, अभिनय कलाओं पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है और हिंदू आध्यात्मिकता में अभिव्यक्त से निकटता से संबंधित है। आगे है, इसमें से शैडो सही हो जाता है। वेदत्रयी किसे कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो कि यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेदत्रयी के अंतर्गत यही तीन आते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेदत्रयी के या त्रयी कहा जाता है। ठीक है, वेद के 4 भाग होते हैं, संगीता, ब्राह्मण, ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थाएं थी जो राजा को सलाह देने की कार्य करती थी।
अगला है सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधि करती थी। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? ईश्वर एवं इसके अवतार, ईश्वर की चमत्कारिक कथा, सदाचार एवं जीवन पद्धति, दर्शन एवं ज्ञान, जो कि दर्शन और ज्ञान उपनिषदों का केंद्रीय विषय था। यहाँ पे देखेंगे तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का केंद्रीय विषय दर्शन एवं ज्ञान है। आगे यहाँ पे देखते हैं 42वां प्रश्न है, ऋग्वेद में अनाज के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? गोधूम, व्रीहि, यव, धान्य, तिल, खल और प्रियंग और श्यामक। तो यहाँ पे गोधूम और व्रीहि, क्योंकि यव तो जौ को बोलेंगे, प्रियंग और श्यामक को के लिए जो बाजरा होता है उसके लिए भी कई शब्द बोले गए हैं। तिल किसको बोला जाएगा? खल। तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। देखते हैं सबसे पहले ऋग्वेद प्राचीन सभ्यता का सबसे पुराना और पवित्र ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व हुई थी। इसमें विभिन्न देवताओं को समर्पित स्तुतियाँ हैं और प्रारंभिक वैदिक संस्कृति और समाज में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के अनाजों का उल्लेख है जो वैदिक लोगों द्वारा जाने जाते थे और उनकी खेती की जाती थी। आगे यहाँ पे देखेंगे तो गोधूम को संदर्भित करता है, जो ऋग्वेद में उल्लेखित प्राथमिक अनाजों में से एक है। व्रीहि चावल को संदर्भित करता है, जो कृषि में एक महत्वपूर्ण अनाज है। ऋग्वेद में जौ के लिए धान्य के लिए समान शब्द प्रयोग किया जाता है। तिलों के लिए खल जो है वो पीसे अनाज के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रियंशु श्यामक बाजरे के लिए भी संदर्भित करता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, यहाँ पे ए विकल्प हो जाएगा। वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक, और फिर उसके बाद उपनिषद। वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे पहले यहाँ पे वेद हैं और उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो ऋग्वेद के जो हो जाएंगे वो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। सामवेद की बात करें तो पंचविश ब्राह्मण और षण्विश ब्राह्मण। यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, और अथर्ववेद का जो है वो गोपद ब्राह्मण है। ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या था? ईश्वर की महिमा, और जो कि सही हो जाएगा। ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं तो ऋग्वेद जो है वो ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि, सामवेद संगीत और अथर्ववेद में चिकित्सा या औषधि से संबंधित। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? तो परिषद, गण, राजन या जन। तो आर्यों की बात करें तो यहाँ पे जन, डी विकल्प सही हो जाता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटी हुई थी, कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई जो थी वो जन थी। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा गया क्योंकि इनके 5 कबीले थे, अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वश और यदु। फिर आगे यहाँ पे देखेंगे सुमेलित कीजिए। आपको बताना है इसमें कौन सा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास वैदिक काल में आयु क्या निर्धारित की गई थी। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य की बात करेंगे तो 25 से 50 साल जो ब्रह्मचर्य की बात करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा इसके लिए आपका जन्म से 25 साल ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है। गृहस्थ के लिए यहाँ पे हो जाएगा गृहस्थ 25 से 50, और वानप्रस्थ की बात करें तो वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास की बात करें तो 75 से 100 वर्ष के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं। फिर भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भरहुत स्तूप की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित है, सतना मध्य प्रदेश। और भरहुत के मूल स्तूप के निर्माण का श्रेय 48वां प्रश्न है, स्तूपों के अलंकरण में किंजलकिनी शब्द क्या संदर्भित करता है? इसके ऑप्शन है यहाँ पे आभूषण और वस्त्र प्रदर्शित करती हुई लताएं, और बी ऑप्शन है दुपट्टा, स्कार्फ और साड़ियाँ, आम के आकार के पेंडेंट, सशस्त्र कमल पुष्पों की माला। तो इसमें आपका डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। और यहाँ पे आप इसका यहाँ पे जो इसको
बताया गया है, स्तूप बौद्ध वास्तुकला में महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो ध्यान के स्थान और प्रबुद्ध मन के रूप में कार्य करती हैं। कमल के फूलों का बौद्ध धर्म में गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है, जो पवित्रता, ज्ञानोदय और पूर्व जन्म का पुनर्जन्म का प्रतीक है। स्तूपों में अक्सर जटिल नक्काशी तथा संरचनाएं होती हैं, जिसमें किंजलकनी भी शामिल है, जो क्षेत्र की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। और 49 प्रश्न है, उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में कौन सा तत्व गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाता है? शिखर, कलश, अमलाक या अंतराल? तो यहाँ पे शिखर ए विकल्प आपका सही हो जाता है। और देख लीजिए यहाँ पे केस को क्या बोलते हैं। तो गर्भगृह की बात करें तो गर्भगृह जो होता है यह प्रायः वर्गाकार होते हैं। यह मंदिर का वह भाग होता है जिसमें मूर्ति स्थापित होती है। और अगला है मंडप। यह गर्भगृह के सामने स्तंभ पर स्थित एक प्रकार का बरामदा होता है। अंतराल की बात करें, यह गर्भगृह एवं मंडप को जोड़ने वाला भाग होता है। प्रदक्षिणापथ की बात करें तो यह गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा हेतु एक गैलरी नुमा बरामदा होता है। यहाँ पे आगे दिया गया है, उत्तर भारतीय मंदिर नागर शैली में निर्मित होते हैं। इस शैली के मंदिरों के शिखर रेखीय होते हैं। रेखीय शिखर गर्भगृह तथा स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाते हैं। और रेखीय शिखर गर्भगृह का क्रमागत ऊंचाई की ओर घटता हुआ स्वरूप है। अगला 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा संदर्भित इसको नहीं करता है। तो इसमें हो जाएगा वेदिका, विमान और छत्र या हर्मिका। तो यहाँ पे बी विकल्प हो जाता है। स्तूप शब्द से तात्पर्य किसी वस्तु का ढेर। और सर्वप्रथम स्तूप शब्द की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त हुई थी। मुख्य रूप से स्तूपों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है: उद्देशिका स्तूप, शारीरिक स्तूप, पूजार्थक स्तूप और परिभोगिक स्तूप। और स्तूप की संरचना से संबंधित मुख्य शब्दावली: वेदिका, रेलिंग, स्तूप की सुरक्षा हेतु निर्मित, छत्र जो हो जाएगा वो धार्मिक प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। हर्मिका की बात करें तो स्तूप के शिखर पर अस्थियों की सुरक्षा हेतु निर्मित। अंड की बात करें तो अर्ध गोलाकार भाग स्तूप का। सोपान की बात करें तो सीढ़ी, मेढ़ी पर चढ़ने उतरने के लिए। और मेज कुर्सी स्तूप का मुख्य हिस्सा, जिसे चबूतरा भी कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 51वां प्रश्न है, कथा सरित सागर एक साहित्यिक कृति मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? प्राकृत, तमिल, संस्कृत या पाली? तो ये संस्कृत में रची गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व डैश में द्वारा की गई है। तो किसके द्वारा? तो पाणिनि के द्वारा की गई है। और यहाँ पे प्रमुख जो पुस्तक हैं और उसके रचनाकार, इसके बारे में देख लेते हैं। तो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, कथा सरित सागर सोमदेव, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र और विक्रमांक देव चरित जो है विल्हड़ और रामचरितम हो जाएगा संध्याकर नंदी। अगला 53वां प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता था? तो गोमत के रूप में जाना जाता था। गोमत शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है एक धनी व्यक्ति। आगे देखेंगे, ऋग वैदिक काल में मवेशियों को धन का मुख्य साधन माना जाता था। गाय को अघन्य कहा जाता था, पुत्री को दुहिता कहा जाता था। वेकनाट सूदखोर के लिए प्रयुक्त शब्द था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। पड़ी शब्द उन व्यापारियों के लिए प्रयुक्त होता था जो पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। जौ के लिए यौ शब्द का प्रयोग किया जाता था। और बलि एक प्रकार कर था जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को देती थी। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था। कबीले के राजा को गोप कहा जाता था। 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो इसके ऑप्शन यहाँ पे हैं। इसके लिए यहाँ पे आपका अथर्ववेद सही हो जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकेंगे कि यहाँ पे आपका अथर्ववेद सही हो जाएगा। अथर्ववेद की रचना अथर्व और अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई थी। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, जादू टोना, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र आदि का वर्णन है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसके उपनिषद हैं प्रश्नोपनिषद, मांडूक्योपनिषद और मुंडकोपनिषद। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में से लिया गया है।
55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज युद्ध या 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? तो इसके ऑप्शन है यहाँ पे अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है और 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में विस्तार से किया गया है। 10 राज युद्ध भरत वंश के राजा सुदास और 10 जनों 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में राजा सुदास विजयी रहे। और कौन सी नदी? तो रावी नदी। रावी नदी को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो परुष्णी नदी कहा जाता था। जीवन की अवस्थाओं से धार्मिक रिवाजों को संस्कार कहा जाता है। ये सूची 1 में सूचीबद्ध संस्कारों का सूची सेकंड से उल्लेखित सही अर्थ से मिलान करना है। आपको इसमें बताना है। तो निष्क्रमण, तो सबसे पहले निष्क्रमण की बात करें तो निष्क्रमण जो हो जाएगा वो बच्चे को घर से बाहर ले जाने ताकि वह सूरज देख सके, जिसे हम लोग निष्क्रमण कहेंगे। और फिर इसके बाद उपनयन की बात करें तो उपनयन या पवित्र जनेऊ रस्म शुरुआत है। चूड़ा कर्म जो हो जाएगा वो मुंडन रस्म का धार्मिक रिवाज है। विद्या आरंभ और अध्ययन काल को शुरू करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे बताया भी गया है कि बच्चे को घर से बाहर ले जाना ताकि वह सूरज देख सकें, इसे हम लोग निष्क्रमण कहेंगे। मुंडन रस्म का धार्मिक रिवाज चूड़ा कर्म है। पवित्र जनेऊ रस्म की शुरुआत जो है वो कब किया जाता है? तो विद्यारंभ में किया जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे, और अध्ययन काल शुरू करने को उपनयन कहते हैं। वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी, लोगों का स्वामी, भूमि का स्वामी या मवेशियों का स्वामी। तो वैदिक काल में जो एक चरण में राजा को गोपति जो कहा जाता था वो मवेशियों के स्वामी के रूप में कहा जाता था। यहाँ पे आप देखेंगे तो पद का नाम और अधिकारी दोनों दिया गया है। तो जैसे ग्रामणी जो है वो पद का नाम था तो उसे गांव का मुखिया कहेंगे। पालागल विदूषक को कहेंगे। महिषी मुख्य रानी जो रहती उनको कहा जाता था पुरोहित मुख्य पुजारी। और सेनानी को सेना के सुप्रीम कमांडर। भागदूत की बात करें तो कर संग्रहकर्ता गोपति, मवेशियों का स्वामी। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो महिषी 1-2 बार पूछा भी जा चुका है। और अगला प्रश्न है, निम्न भारतीय दर्शन में से कणाद उलूक द्वारा रचित कौन सा है? वेदांत, मीमांसा और वैशेषिक या योग दर्शन? तो वैशेषिक सी विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है। और प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक यहाँ पे बताया गया है। तो पूर्व मीमांसा की बात करो जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण, न्याय गौतम, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, वैशेषिक कणाद या उलूक, या चरवाक की बात करें तो चरवाक। इसमें आगे पूछा है पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में डैश के द्वारा की गई है? तो जैमिनी के द्वारा की गई है। अगला है, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो ये मत्स्य पुराण में। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बताया भी गया है, पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्र श्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण आदि प्रमुख पुराण है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख जो मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? तो 4 वेद हो जाएंगे। और चारों वेदों को यहाँ पे कितनी ऋचाएँ हैं पूरा एक्सप्लेन भी किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे वेद सनातन धर्म से संबंधित तथा ये भारतीय साहित्य की सबसे पुरानी कृतियाँ हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। और फिर आगे देखेंगे भारतीय साहित्य में वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और चातुर्वर्ण समाज व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद के बाद यहाँ पे बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद संगीत, भारतीय संगीत का जन्म इसी वेद में हुआ है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं और इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में के मंत्रों को गाए जाने वाला उद्गाता कहलाता है। और यजुर्वेद, अब सामवेद के बाद यजुर्वेद की बात करें तो इसमें यज्ञों के नियमों या विधानों का संकलन मिलता है। अगला है यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अथर्वयु कहलाता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद यह सबसे बाद का वेद है। इस वेद में तंत्र, मंत्र, काला जादू आदि का वर्णन है। अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहेंगे? तो ब्रह्म कहेंगे। अगला यहाँ 62वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? इसके ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं।
तो ऑप्शन है क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या शूद्र। तो यहाँ पे वैश्य भी विकल्प आपका हो जाएगा और यहाँ पे पूरे उत्तर वैदिक काल के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित होने लगी थी। इस काल में खेती, पशुपालन और व्यापार वैश्य वर्ण का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा। इस काल में स्त्रियों के पैतृक संपत्ति के अधिकार में भी कमी आई। फिर अगला है उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति प्रमुख देवता हो गए। पूषण अब शूद्रों के देवता हो गए जो पहले पशुओं के देवता थे। इस काल के दो मुख्य महाकाव्य महाभारत, जय संहिता जिसे कहेंगे रामायण। उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था कठोर हो गई थी। इस काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई थी। यहाँ पे वैदिक काल समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग महाजनपद पढ़ेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे महाजनपद है। 63वां प्रश्न है, कौशल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है? महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो उत्तर प्रदेश का भाग है और ये कौशल महाजनपद। और यहाँ पे बताया गया है कौशल महाजनपद के बारे में, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश का भाग है। कौशल महाजनपद की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। कौशल महाजनपद एक शक्तिशाली महाजनपद था। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो आपको बताना है। तो यहाँ पे वैशाली हो जाएगी और इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। वैशाली में लिच्छवी शासकों ने शासन किया था। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, महावस्तु और तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद और उसकी राजधानियां निम्न हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे काशी की जैसे हो जाएगा। तो काशी की राजधानी जो थी वो वाराणसी थी। आगे यहाँ पे कौशल की राजधानी, अभी इससे प्रश्न भी पूछा गया। श्रावस्ती। अंग का चंपा हो जाएगा मगध। राजगराया गिरि ब्रज। कुरु का इंद्रप्रस्थ। कंबोज का हाटक या राजपुर। अस्मक का हो जाएगा पोतना या पोटली। वज्जी का वैशाली। और फिर इसके बाद अवंती की बात करें तो अवंती का दक्षिणी महिष्मती, उत्तरी उज्जैनी। और गांधार की बात करें तो तक्षशिला, सूरसेन, मथुरा, मत्स्य, विराटनगर। पांचाल उत्तरी पांचाल अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल को क्या बोलेंगे? काम्पिल्य। फिर मल्ल की बात करें तो कुशीनगर तथा पावा। चेदी की बात करें तो सुक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी। विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली के लिच्छवी को माना जाता है। 65वां प्रश्न है, मगध साम्राज्य। मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था। तो इसमें आपको बताना है। तो गंगा और सोन से जो है वो मगध महाजनपद घिरा हुआ था। यहाँ पे देखेंगे तो मगध महाजनपद गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था तथा उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। विस्तृत उपजाऊ मैदान, खनिज उपलब्धता, वन क्षेत्र और हाथियों की उपलब्धता, लोहे के विकास, प्राकृतिक सुरक्षा आदि ने मगध साम्राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक साम्राज्य की महत्ता के अनुसार बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार का एक और नाम श्रेणिक था। यह नाम इन्हें जैन साहित्यों में दिया गया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम नदी का परुश्रणी, अस्किनी, विपासा या वितस्ता। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताया गया है कि झेलम को वितस्ता बोलेंगे। सप्त सिंधु नामक आर्यों का भारत में प्रारंभिक निवास स्थान माना जाता है। यह 7 नदियों की भूमि थी। 7 नदियाँ निम्न प्रकार हैं। सिंधु, ठीक है, सिंधु। विपासा को व्यास, शतुद्री को सतलुज, झेलम को वितस्ता, अस्किनी चेनाब, परुश्रणी रावी, सरस्वती को घग्गर। अब इसके बाद महाजनपद के बाद बौद्ध धर्म हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी छात्र हैं जो यूपी SSC पेट की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी है? वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन या चरक? तो यहाँ पे अश्वघोष ने जो है वो बुद्ध चरित्र की रचना की है। यहाँ पे देखेंगे प्रमुख पुस्तक और उसके रचनाकार। बुद्ध चरित्र अश्वघोष और सौदरानंद। अश्वघोष, चरक संहिता चरक, माध्यमिक सूत्र नागार्जुन, महाविभाष्य शास्त्र वसुमित्र। अगला 68वां प्रश्न है, उलाम्बना निम्नलिखित में से किस धर्म का त्यौहार है? तो उलाम्बना जो हो जाएगा वो बौद्ध धर्म।
उल्लाबना जो है वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का पालन करने वाले लोगों के द्वारा मनाया जाता है। त्रिपिटक डैश के धार्मिक ग्रंथ हैं, तो बौद्धों के ये धार्मिक ग्रंथ हो जाएंगे, जिसमें 3 त्रिपिटक होते हैं, सुत्त पिटक, विनय और अभिधम्म पिटक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत था। फिर आगे है, यहाँ पे देखेंगे तो बौद्ध धर्म में अन्नता की अवधारणा अस्थायी आत्मा के अस्तित्व को नकारती है। महायान बौद्ध शाखा के बोधिसत्व की अवधारणा प्रस्तुत की। और फिर मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है, जिसमें भारतीय यूनानी शासक मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच संवाद दर्ज है। इसमें आपको यहाँ पे उपरोक्त सभी विकल्प जितने भी बताए गए हैं वो सही हैं। 71वां प्रश्न, हीनयान और महायान निम्नलिखित में से किस धर्म की शाखाएं हैं? तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं, जो 2 संप्रदाय में विभाजित हो गए थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। तो हीनयान और महायान, ये भी पूछा जाता है कौन सी संगत में ये 2 भागों में विभाजित हुए थे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिपिटक बौद्ध मठों के लिए पारंपरिक शब्द हैं। जातक गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का एक विशाल संग्रह है। अगला है, दूसरी बौद्ध संगत कश्मीर के कुंडल वन में बुलाई गई और इसके परिणाम स्वरूप संघ में पहला विभाजन हुआ, जो कि गलत है। मौर्य सम्राट अशोक के कलिंग की लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और इसके प्रसार में इसके सहायता की है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो त्रिपिटक, यहाँ पे दूसरा और चौथा विकल्प ही सही है और बाकी सब गलत है। आगे बात करते हैं, बुद्ध को निम्नलिखित में से किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है? तो इसमें आपके ऑप्शन है पीपल का वृक्ष, आम का वृक्ष, साल का वृक्ष और बरगद का वृक्ष। तो पीपल के वृक्ष के नीचे जो है वो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पे देखेंगे तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना पुनपुन नदी के तट पर पीपल के वृक्षों के नीचे हुई। निम्नलिखित में से किस पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं शामिल थी? सुत्त, विनय और दीपवम पिटक या अभिधम्म पिटक? तो यह तो कोई होगा ही नहीं। यहाँ पे सुत्त पिटक में जो है वो उनकी शिक्षाएं बुद्ध की शिक्षाएं शामिल हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो सुत्त पिटक की बात करें, इसमें बौद्ध धर्म में सिद्धांतों का उल्लेख वर्णित है। विनय पिटक की बात करें, इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुओं हेतु अनुशासन संबंधित नियम है। अभिधम्म पिटक की बात करें, इसमें बौद्धों मतों की दार्शनिक व्याख्या, महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा सिद्धांतों से संबंधित नियम वर्णित हैं। जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नज़दीकी संपर्क था, वे निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे, शैलेंद्र राजवंश की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में मानी जाती है। इस राजवंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अपनाया था। बोरोबुदुर मंदिर इंडोनेशिया शैलेंद्र राजवंश के शासन के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। 76वां प्रश्न, यहाँ पे बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला, तो यहाँ पे हो जाएंगी महाप्रजापति गौतमी। आगे यहाँ पे देखेंगे तो गौतम बुद्ध की माता महामाया की बुद्ध के जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो गई थी और इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध भिक्षुणु बनने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है। और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। घटना और उनके चिन्ह के प्रतीक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे जन्म, कमल और सांड। और गृह त्याग की बात करें तो घोड़ा, महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान की बात करें तो पीपल, बोधि वृक्ष। निर्वाण, पदचिन्ह, मृत्यु, स्तूप या महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। इन्होंने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यहाँ पे देखेंगे तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गढ़ के मुखिया थे। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंडक था और इनकी सारथी का नाम चन्ना था। बुद्ध की प्रारंभिक गुरु आचार्य
कलाम तथा धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र थे। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था तथा 6 वर्ष की कठोर तपस्या की। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने बोध गया और वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। यह पीपल बोधि वृक्ष गया बिहार में निरंजना नदी पुनपुन नदी के तट पर स्थित था। तपस्सु तथा भल्लिक नाम के 2 शूद्र इनके पहले अनुयायी बने। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश जो है वो कुशीनगर में दिया था। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध की अस्थि अवशेषों को 8 भाग में विभाजित कर मगध वैशाली कपिलवस्तु और यहाँ पे अल्लकप वेथादीप कुशीनारा पावा रामग्राम भेजा गया। इन स्थानों को 8 स्तूप बनाए गए और बौद्ध संगतियाँ निम्न प्रकार हैं। प्रथम जो बौद्ध संगति हुई स्थान था राजगृह और अजातशत्रु इसके शासनकाल में हुआ था। अध्यक्षता जो की थी वो महाकश्यप और अवधि जो थी वो 483। इसके बाद बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगति। वैशाली स्थान था कालाशोक और साब कमीर अध्यक्ष थे इसके और 383 ईस्वी में। तृतीय पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई है और मोगली पुत्र तिस्त हुए थे। ये इनके अध्यक्ष इस तीसरी बौद्ध संगत के अध्यक्ष थे 250 ईसा पूर्व। चतुर्थ कुंडलवन में कनिष्क इसके शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? कमल एवं सांड, घोड़ा, पीपल, पदचिन्ह। तो घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक था। देखेंगे यहाँ पे महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। कमल एवं सांड बुद्ध के जन्म का प्रतीक था तथा पीपल बोधि वृक्ष उनके द्वारा अर्जित ज्ञान का प्रतीक था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? तो 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। आगे यहाँ पे देखेंगे तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। पिता इनके शाक्य गणराज्य तथा माता कोली गणराज्य से थी। गौतम बुद्ध का अन्य नाम शाक्य मुनि तथा तथागत भी है। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनगर में हुई। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो सांची का स्तूप सबसे पुराना है और इसमें देख लेते हैं कौन कौन से स्तूप हैं और उनसे संबंधित राज्य। सांची स्तूप की बात करें तो मध्य प्रदेश महाबोधि बिहार में है। धामेक उत्तर प्रदेश, केसरिया स्तूप बिहार और चौखंडी की बात करें तो उत्तर प्रदेश। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की शुरुआत कहाँ हुई थी? श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर या राजगृह। तो वैशाली में जो है वो सबसे पहले स्त्रियों के प्रवेश की शुरुआत हुई थी और किसके कहने पे? तो गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर स्त्रियों के प्रवेश के लिए हाँ कर दिया था। और फिर आगे है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और पहचान कीजिए कि धार्मिक ग्रंथों और संबंधित धर्मों के नियमों निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? अरण्यक हिंदू धर्म, जन्म सखियाँ सिख धर्म, आगम सूत्र बौद्ध धर्म से संबंधित। तो इसमें केवल सिर्फ पहला और दूसरा सही है, अन्य सभी गलत हैं। आगम सूत्र जो है वो जैन धर्म तथा त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म यहाँ पे समाप्त होता है। अगला यहाँ पे जैन धर्म हम शुरुआत करेंगे। 83वां प्रश्न है जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहले आपके यहाँ पे बोला गया है जैन धर्म और दर्शन की उत्पत्ति और प्रसार 24 तीर्थंकर द्वारा किया गया था। ठीक है। दूसरा है जैन भी वेदों में विश्वास नहीं करते थे लेकिन वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अगला है 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। इसमें आपको बताना है कौन कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, ये गलत है और पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरेस्ट नेमी थे और अरेस्ट नेमी जो है को नेमिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। 23वें तीर्थंकर जो हो जाएंगे वो पार्श्वनाथ हो जाएंगे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। जैन धर्म में पंचव्रत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका अर्थ चोरी न करना है? तो जैन धर्म की बात करें तो चोरी न करने को अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। तो अस्तेय जो है वो चोरी न करना। ठीक है। पंच महाव्रत जैन धर्म से संबंधित है। सत्य, सदैव सत्य बोलो, अहिंसा, किसी भी जीव को हत्या हिंसा नहीं करना है, अस्तेय चोरी नहीं करना, अपरिग्रह संपत्ति एकत्रित नहीं करना। ठीक है। ब्रह्मचर्य इंद्रियों को अपने वश में करना। जैन धर्म में
जैन धर्म के इन 5 महाव्रतों के ऊपर 4 तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए, जबकि अंतिम 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। बौद्ध वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस संरचना का उपयोग भिक्षुओं के रहने के निवास के रूप में किया जाता था? चैत्यगृह, चालूक, स्तूप या विहार? तो यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। जब इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे तो विहार बौद्ध चैत्यों के समीप भिक्षुओं के रहने हेतु आवास है। चैत्य बात करें तो ऐसा बौद्ध मंदिर जिसमें स्तूप समाहित होता है। स्तूप एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, तो 23वें अभी हमने बात की है, तो पार्श्वनाथ हैं यहाँ पे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। ऋषभदेव आदिनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। अजितनाथ जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह गज था। श्यायवाद का संबंध जैन धर्म से है। इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण प्रत्येक ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। महाबोधि मंदिर परिसर का डैश के जीवन से सीधा संबंध है? मुगल शासक, भगवान बुद्ध, सिख शासक या जैन तीर्थंकर? तो महाबोधि जो मंदिर है उसका भगवान बुद्ध से संबंधित हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में स्थित है। भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ है? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला है, यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के कारण ही महावीर स्वामी को केवलिन कहा जाता है। जैन साहित्य मूलतः धर्म अर्थ मागधी भाषा में लिखा गया है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, तो यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाता है। जमाली जो है, महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था। जमाली ही बाद में महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बना। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म की प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन सभा कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व जो है प्रथम जैन सभा हुई थी। ठीक है, कुछ स्रोतों के अनुसार 322 ईसा पूर्व प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। इस संगीति के बाद जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर व दिगंबर में बट गया था। बौद्ध धर्म जो है वो तीसरी जो है वो बौद्ध संगति में बटा था, ये लेकिन पहली में ही। दूसरी जैन संगति 513 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों के अनुसार 526 ईसा पूर्व गुजरात के वल्लभी में हुई थी। आगे बात करते हैं, सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक हर 12 वर्ष में कर्नाटक के डैश दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो श्रवणबेलगोला, पुलियारमाला, जिन्नाथपुरा और किला कुइल कुड़ी, तो इसमें श्रवणबेलगोला जो है वो यहाँ पे सही आपका हो जाएगा। ए विकल्प सही हो जाता है। चंद्रगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इस स्थान पर गंग वंश का शासक राजमल्ल चतुर्थ के मंडी चामुंड राय ने वर्ष 1983 ईस्वी में गोमतेश्वर की एक विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया था। उसी समय से गोमतेश्वर का महामस्तकाभिषेक समारोह प्रत्येक 12 वर्ष में मनाते हैं। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वे भिक्षु जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, वे भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विंध्य के दक्षिण की ओर प्रवास किया था। इन्होंने 12 अंगों सहित धर्मसूत्र कैनोनिकल टेक्स्ट को मान्यता दी। ये विश्वास करते थे कि स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। इसमें आपको बताना है, तो यहाँ पे वे भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी में विंध्य के दक्षिण की ओर प्रवास किया, तो यहाँ पे यही गलत है और अन्य सभी सही है। आगे बात करते हैं मौर्य वंश की। तो अब जैन धर्म के बाद हम मौर्य वंश, इसमें आपका पहला यहाँ पे 93वां प्रश्न है। मौर्य वंश का पहला प्रश्न हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकारों ने निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग किया है? इसमें है
विकल्प हैं आपके मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त के दरबार में एक यूनानी राजदूत के विवरण जो खंडों में मौजूद है, और दूसरा है अर्थशास्त्र जिसके कुछ भाग संभवतः कौटिल्य व चाणक्य के द्वारा रचित हैं। इसमें आपको बताना है, तो इसमें दोनों विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों के द्वारा जो है वो इतिहासकार इसे एकत्रित किए हैं। अगला है पूर्व और मध्य भारत में मौर्यों का मौर्यों के उत्तराधिकारी कौन थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उसके उत्तराधिकारी की बात करें तो मौर्यों के शुंग या कण्व, तो यहाँ पे दोनों आपका विकल्प सही हो जाता है। और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो मौर्यों के उत्तराधिकारी मौर्योत्तर काल की बात करें तो शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश तथा चेदी वंश। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी, और शतधन्वन्य, बिंदुसार, दशरथ या बृहदर्थ। तो यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या और 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्य मित्र शुंग ने कर दी थी। मौर्य द्वारा नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान में दी गई थी, जैन, आजीवक और लोकायत या बौद्ध को। तो आजीवक को दान में दी गई थी। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खनी गौशाल थे। आजीवक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रावस्ती। आजीवक अशोक के वृक्ष की उपासना करते थे। आजीवक जैन दिगंबरों की तरह ही निर्वस्त्र रहते थे। अब आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल की प्रशासनिक और सैन्य संगठन की सूक्ष्म विवरण देता है। शुलभ सूत्र, बृहत संहिता, अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रमुख पुस्तकें और उसके रचयिता और उससे संबंधित तथ्य जो हैं वो क्या है। तो यहाँ पे प्रमुख जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र है, तो इसके बारे में इसके रचयिता जो है वो कौटिल्य हैं और संबंधित मौर्य साम्राज्य के शासन से संबंधित है। नीतिसार इसके कामंदक हैं, गुप्त साम्राज्य के राजतंत्र से संबंधित है। बृहत संहिता की बात करें तो वराह मिहिर हो जाएंगे, और शूलवसूत्र तो यह बौद्धायन। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म तथा उसके अहिंसा के सिद्धांतों को अपना लिया था। तो यहाँ पे अशोक ने अपना लिया था। और यहाँ पे आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो लगभग 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करके उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर मौर्य सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग कर बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांतों को अपना लिया। और यहाँ पे मौर्य सम्राट अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रवण बेलगोला में आक्रमण अनशन किया और उसकी मृत्यु हो गई। तो चंद्रगुप्त मौर्य बी विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतानुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवण बेलगोला कर्नाटक में व्यतीत किए। इसी स्थान पर वर्ष 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास करके अपने शरीर को त्याग दिया। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संथारा या संलेखना कहते हैं। 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा को देवाना प्रिय पियादासी के नाम से भी जाना जाता है। तो अशोक को जाना जाता है, डी विकल्प हो जाएगा। मौर्य सम्राट अशोक को उसके अभिलेखों में देवाना प्रिय प्रियादासी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है यहाँ पे मौर्य सम्राट अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। देवाना प्रिय पियादासी से आशय है देवों का प्यारा। सम्राट अशोक ने अपने मास्की लघु शिलालेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। यह भी पूछा जाता है कौन से शिलालेख में उसने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। मौर्य सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। और अमित्रघात से आशय है शत्रु विनाशक। और बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन एवं वायु पुराण में मद्रसार या भद्रसार कहा गया है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। तो प्रमुख शिलालेख 4
और प्रमुख शिलालेख थर्ड, प्रमुख शिलालेख सेकंड और प्रमुख शिलालेख फर्स्ट, जो कि सही हो जाएगा यहाँ पे। मौर्य सम्राट के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है और मौर्य सम्राट के अशोक बृहत मुख्य शिलालेखों की संख्या 14 है। सबसे पहले फर्स्ट की बात करें और उससे संबंधित विषय, तो पहले में पशुबल पर प्रतिबंध, समस्त प्रजा मेरी संतान जैसी है। दूसरे की बात करें तो मानव एवं पशु चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्य और चोल पांड्य एवं सत्यपुत्र व केरल पुत्र की चर्चा हुई है। तीसरी की बात करें तो तीसरी है प्रत्येक 5वें वर्ष राजकीय अधिकारियों को दौरा करने का आदेश। चतुर्थ की बात करें तो इसमें धर्म आचरण के भेरी नाद के माध्यम से धर्म का उद्घोष। अगला 102वां प्रश्न है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित में से कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। अशोक द्वारा अन्य देशों में भेजे गए धर्म प्रचारक, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रमुख धर्म प्रचारक और स्थान, महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका, और महाधर्म रक्षति महाराष्ट्र, महारक्षति यवन देश, और मंझांतिक की बात करें तो कश्मीर एवं गांधार, मध्यम की बात करें तो हिमालयवर्ती देश। और निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री था जिसने राजा अशोक को सिंहासन हासिल करने में मदद की थी? यहाँ पे राधागुप्त, सुसीमा, समुद्र या भद्रा युद्ध। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राधागुप्त जो है वो अशोक के सिंहासन प्राप्त करने में मदद किया है। जैन अनुश्रुति के अनुसार राजा अशोक ने अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विपरीत मगध पर अधिकार कर लिया था। सिंघली अनुश्रुति के अनुसार राजा अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। फिर इसके बाद राजा अशोक ने पिता बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र सुसीम को नियुक्त किया था, लेकिन अशोक राधागुप्त की सहायता से सिंहासन हासिल करने में सफल रहा। राधागुप्त राजा अशोक का प्रधानमंत्री था। अर्थशास्त्र डैश द्वारा, तो यहाँ पे कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य, इंडिका मेगास्थनीज और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। अर्थशास्त्र में शामिल हैं तो 15 पुस्तकें इसमें शामिल हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भाषा जो है वो संस्कृत है। अर्थशास्त्र में लगभग 6000 श्लोक, 180 प्रकरण, 141 अध्याय व 15 अधिकरण वर्णित हैं। प्राचीन भारत में राजकीय तथा सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कुल 18 तीर्थों व 26 अध्यक्षों की चर्चा अर्थशास्त्र में मिलती है और इसका जो विषय है वो राजनीति है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? क्षेत्र को, मित्र को, मंत्री या अधिकारी? तो ये मंत्री और अधिकारी को दर्शाता है। यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य द्वारा रचित एक राजनीतिक ग्रंथ है और चाणक्य के अनुसार राज्य के 7 अंग निम्नलिखित है, राजा और सिर। आगे यहाँ पे देखेंगे तो अमात्य जिसे आंख भी कहेंगे, फिर जनपद जंघा, दुर्ग बाह, कोस मुख, दंड सेना बल मस्तिष्क हो जाएगा, मित्र को कान। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य से तात्पर्य मंत्री और अधिकारी से है। अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति से संबंधित पुस्तक है। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य में उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष और मुख्य अधिकारी को सर्प महामात्य कहा जाता था। आगे है 107वां प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसमें अश्वाध्यक्ष कहा जाएगा कमान अधिकारी को। और यहाँ पे संबंधित विभाग और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो विविताध्यक्ष की बात करें तो चारागाह का अध्यक्ष हो जाएगा। अश्वाध्यक्ष की बात करें तो घुड़सवार सेना के कमान का अधिकारी। पण्याध्यक्ष की बात करें तो वाणिज्य का अधिकारी। पत्तनाध्यक्ष की बात करें तो बंदरों का अध्यक्ष और लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष। आगे है मौर्य प्रशासन के उच्च पदों पर और संबंधित विभागों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाहर्ता, मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता कहेंगे या दैवारिक सेवा प्रमुख, अक्षपटल अभिलेख सह लेखा परीक्षा अधिकारी, सन्निधात्री कोषाध्यक्ष। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। तो इसके लिए आपका यहाँ पे
पहला, तीसरा और चौथा समाहर्ता मौर्य साम्राज्य में राजस्व का मुख्य संग्रह करता था। आगे है अक्षपटल शहर लेखा परीक्षाधिकारी होता था या खातों के अंकेक्षण के लिए जिम्मेदार था। सन्निधात्री मौर्य प्रशासन में कोषाध्यक्ष था। यह अधिकारी राज्य के खजाने के प्रबंधन और धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में की थी। इसे प्राचीन काल में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य साम्राज्य में से एक माना जाता था। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। इसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। मौर्य साम्राज्य के प्रांतों एवं उनकी राजधानियों के साथ कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तरापद, तक्षशिला जो कि सही, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, यहाँ पे सुवर्णगिरी नहीं होगा, ठीक है। और दक्षिणापद सुवर्णगिरी, तो दक्षिणापद का हो जाएगा सुवर्णगिरी। और यहाँ पे उसकी राजधानी की बात करें, उत्तरापद तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिणापद सुवर्णगिरी और प्राची की पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है मौर्य राज्य और वनवासियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वनवासियों को नए प्रकार के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का सामना करना पड़ा और उन्हें अधीनस्थ बनाने और आत्मसात करने की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप इन लोगों को शाही क्षेत्र में शामिल नहीं करने के रवैये में बदलाव आया। दूसरा है राज्य ने मान्यता दी कि उन उपज पर वनवासियों का एक अधिकार है। और चौथा है राज्य वनों के संरक्षण के लिए चिंतित था और इस उद्देश्य से वनों को जलाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वनवासियों को राज्य और की सेवा में लगाया जा सकता था और उनका सैनिक, जासूस और हत्यारों के रूप में उपयोग किया जा सकता था। तो जब इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो इसके लिए आपका यहाँ पे दूसरा विकल्प सही हो जाता है। इसमें से आप दूसरा ही सही होगा। दूसरा है राज्य के मान्यता दी गई कि वह उपज पर वनवासियों का एक अधिकार है। यहाँ के बारे में है प्राचीन विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक मौर्य साम्राज्य का वनों और उसके निवासियों के साथ एक अटूट संबंध था। वन न केवल लकड़ी, हथियारों और अन्य उत्पादों के लिए संसाधन थे बल्कि एक ऐसे संसाधन भी थे जिस पर नियंत्रण और प्रबंधन की आवश्यकता थी। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा गया था? तो मेगास्थनीज भेजा गया था, सी विकल्प हो जाएगा। और इसके बारे में यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर या सेल्यूकस प्रथम को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य प्रशासन से संबंधित जानकारी दी थी। और फिर अगला है यहाँ पे खारवेल के प्रसिद्ध हाथी गुफा शिलालेख में उल्लेख है कि खारवेल ने अपने शासन के 11वें वर्ष में तमिल राज्यों के संघ त्रामिरा देश संगठन को विनिष्ट कर दिया, जो लंबे समय से खतरे का स्रोत बना हुआ था। उस तमिल राज्यों का संघ कितना पुराना था आपको बताना है। तो 113 साल यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बारे में जब पढ़ेंगे आप, खारवेल का प्राथमिक स्रोत उसका चट्टान काट कर बनाया गया हाथी गुफा शिलालेख है। शिलालेख अधिनांकित है। इसकी 17 पंक्तियों में से केवल 4 पूरी तरह से सुपठित हैं। यह अभिलेख प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इस अभिलेख में नंद राजा द्वारा बनवाई गई तानसूली नहर का भी उल्लेख मिलता है। और फिर आगे हम यहाँ पे देखेंगे तो आगे है यहाँ पे सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा रखी गई थी? तो सांची स्तूप की बात करें तो अशोक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। सांची स्तूप की अवस्थित रायसेन मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप के निर्माण का श्रेय मौर्य सम्राट अशोक को जाता है। आगे यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख जो है उसमें जो है वो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। और इसके अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, और जिसमें है गृहालेख और स्तंभलेख और शिलालेख। अशोक के बृहद तथा मुख्य शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों सतीयपुत्र, केरलपुत्र, चोल और पांड्य का उल्लेख है। द्वितीय शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा
तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख है। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवना प्रियदर्शी कहा गया है। आगे है, अशोक की निम्नलिखित अभिलेखों में से किसके लिपि खरोष्ठी है? तो शाहबाजगढ़ी। सिर्फ 2 अभिलेख हैं जिसमें खरोष्ठी लिपि है, तो इसमें एक शाहबाजगढ़ी भी है। ठीक है। अशोक के 14 बृहद शिलालेख भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे शाहबाज मानसेहरा जी, इसकी भी लिपि यहाँ पे खरोष्ठी हो जाएगी। अन्य सभी की जो है वो यहाँ पे खालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रागुड़ी एवं सोपरा के शिलालेख आदि। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, तो अन्य सभी जो है सिर्फ 2 अभिलेख जो है वो खरोष्ठी में है। आगे बात करते हैं, केवल यहाँ पे देख लेते हैं। और तक्षशिला का अभिलेख अरामाइक लिपि में है। ठीक है। अशोक का रुम्मिनदेई अभिलेख किससे संबंधित है? तो जब इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे तो रुम्मिनदेई जो है वो बुद्ध के जन्म से है, या तो यहाँ पे ए विकल्प आपका हो जाएगा, बुद्ध के जन्म से रुम्मिनदेई। ठीक है। रुम्मिनदेई स्तंभ शिलालेख के अशोक की लुम्बिनी यात्रा यानी बुद्ध की जन्मस्थली यात्रा के बारे में उल्लेख है। दरअसल अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष लुम्बिनी की यात्रा और रुम्मिनदेई लघु स्तंभलेख स्थापित किया। फिर उसके बाद बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण अशोक ने लुम्बिनी ग्राम का भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक के सभी शिलालेखों का विषय प्रशासनिक था, किंतु रुम्मिनदेई अभिलेख का विषय आर्थिक था। ये भी पूछा जाता है किसका आर्थिक विषय रिलेटेड है। आगे है भाब्र स्तंभ। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन से स्तंभ में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो अशोक ने छोड़ दिया था, और यहाँ पे इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। फिर आगे आप यहाँ पे जब देखेंगे तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो इसमें है कर निर्धारण जो है वो समाहर्ता से संबंधित है। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल के उच्चाधिकारी को तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। तीर्थ के लिए महापात्र शब्द का भी प्रयोग किया जाता था। समाहर्ता भी इन्हीं 18 तीर्थों में से एक था। समाहर्ता का मुख्य कार्य राजस्व एकत्र करना, कर निर्धारण करना और आय व्यय का ब्यौरा रखना एवं वार्षिक बजट तैयार करना था।